नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में जनवरी 2024 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बता करके चलूंगा, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आए आप उस क्वेश्चन को कर पाओ। आप सभी को ये भी पता होगा 2024 में सीटेट के 3 बार एग्जाम हुए थे। एक एग्जाम हुआ था जनवरी में, दूसरा एग्जाम हुआ था जुलाई में और तीसरा एग्जाम हुआ था दिसंबर में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2024 के क्वेश्चन पेपर की। पहला क्वेश्चन, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। राइट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। जो हमारा सौर परिवार है, सोलर सिस्टम का जो निर्माण होता है, सोलर फैमिली का, सूर्य जो कि मुखिया कहलाता है, सूर्य हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए और उल्का पिंड जो कि सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार कहते हैं। सौर मंडल का मुखिया सूर्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। इस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। कब उठाए थे? 7वीं शताब्दी में दोस्तों उठाना शुरू कर दिए थे। और ऐसे लोगों ने ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध किया था, कर्म कांडों का विरोध किया था। चलिए आपको विस्तार से यहाँ पर जानकारी बताना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर जानकारी जो कि इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, 7वीं शताब्दी में नैनार व अलवार संतों का भी उदय हुआ था। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इन संतों कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इसी लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया और उन्होंने सन्यास को भी ठुकरा दिया था। अगर आप लोग यही नोट्स खरीदना चाहते हो, आपको बिल्कुल कम प्राइस में मिल जाएगा। आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, PYQ आपको सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। आप चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? यह हमें जानकारी देती है साधारण पुरुषों व महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। पेरिया पूर्णम जो कि तमिल काल की एक कृति है। तमिल की रचनाओं को संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है तमिल की रचनाओं को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब की रचना की गई थी, जिसमें स्त्री तथा पुरुषों के सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी, है ना। वीरेशलिंगम पुंतलू से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। पेरियार से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पंडिता रमाबाई से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। चलिए इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं ताराबाई शिंदे के बारे में। ताराबाई शिंदे पूना में रहकर घर पर शिक्षा प्राप्त की। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब लिखी। इस किताब में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर या फर्कों की आलोचना की गई थी। तो स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने लिखी। यही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद मैं बात कर लूं अगर पंडिता रमाबाई की, तो संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। और रमाबाई ने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। किताब का नाम है हाई कास्ट हिंदू वुमेन, है ना। तो और इन्होंने पुणे में विधवा गृह की भी स्थापना की थी। किसने? पंडिता रमाबाई ने, जहां पर ससुराल वाले
उनके क्या करते थे, अत्याचार महिलाओं के खिलाफ करते थे और महिलाओं को विधवा गृह में पनाह दी जाती थी और वहां पर महिलाओं को कुछ चीजें सिखाई जाती थी जिससे वे की रोजी रोटी चला सकें। तो ये मैंने बात आपको बताई, किसके बारे में आपको बताई दोस्तों, तो ये बात मैंने आपको पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे के बारे में बताई। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हो पंडिता रमाबाई से कितना क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है बार बार, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, है ना, बार बार क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर क्वेश्चन है पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की, तो पंडिता रमाबाई ने की। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर ताराबाई शिंदे देख पा रहे होगे, यहाँ पर पंडिता रमाबाई देख पा रहे होगे। तो यह टॉपिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोग यही नोट्स खरीदना चाहते हो, बिल्कुल कम प्राइस में आपको उपलब्ध कराऊंगा, है ना, बिल्कुल कम मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे यह नोट्स, है ना। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आप लोग लिख लो 9696400597। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करना, नोट्स चाहिए तो आपको फटाक से नोट इस नंबर पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं अगर नोट्स की बात करूं, नोट्स की खासियत की दोस्तों बात करूं, आपको चैप्टर वाइज सारी जानकारी मिलेगी। पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोग देख ही पा रहे होगे, वर्ष 2011 से अब तक के सारे क्वेश्चन 22 चैप्टर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बात मैंने आपको यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर क्या बताना चाहूं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे ताराबाई राइट आंसर हो जाएगा। पंडिता रमाबाई के बारे में आपको बताया, वीरेशलिंगम पुंतलू के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। वीरेशलिंगम पुंतलू के बारे में, इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में अपने पक्ष में कुछ तर्क दिए थे, है ना। मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया था, है ना। तो यह बात आपको मैंने बताई वीरेशलिंगम पुंतलू के बारे में। चलिए आपको सारी की सारी जानकारी यहाँ पर बता दी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो अब वर्तमान स्थिति ऐसी आ चुकी है जिसमें आपके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर भी रेल मार्ग आपके बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसे संभव करने के लिए मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स टू एनेबल इट, यानी कि उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कहता है अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। यह बात सरासर गलत है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, है ना, यहाँ पर नहीं लिखा इसलिए गलत है। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो यह बात आपकी सही हो जाएगी। ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है, यानी कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की। तो यहाँ पर आपने जान लिया होगा दादा भाई नौरोजी के बारे में, जो कि व्यवसायी और प्रचारक थे, लंदन में रहा करते थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। और इनकी पुस्तक बड़ी फेमस है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया, ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों को की तीखी आलोचना की थी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। यहीं से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो व्यवसायी और प्रचारक थे, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं। तो आप सभी को पता होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, वहीं ऑक्सीजन 21% लगभग में पाई जाती है दोस्तों, है ना। तो इतना आप सभी को पता होगा, इसलिए राइट आंसर आपको फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक है।
तो हमारी पृथ्वी का जो वास्तविक निरूपक माना जाता है ग्लोब को माना जाता है, ग्लोब को, है ना, किसको, ग्लोब को दोस्तों मानते हैं वास्तविक निरूपक या प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका कहता है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? तो कितनी दोस्तों रखी गई थी? यह रखी गई थी 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। 18 वर्ष का लड़का होगा तथा 16 वर्ष की लड़की होगी। बाल विवाह निषेध अधिनियम लाने के बाद यह उम्र रखी गई थी शादी करने के लिए। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बताना चाहूंगा ताकि आप सभी को पता चल सके। उस दौरान 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इसकी उम्र सीमा 2-3 बार आपकी बढ़ाई घटाई गई थी, उस बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, लेकिन राइट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बाल विवाह के बारे में महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से बाल विवाह को भी चुनौती मिली थी। कब? 1929 में। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार या इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर लड़कों के लिए 21 साल व लड़की के लिए 18 साल कर दी गई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो यहीं से एग्जाम में ये वाला आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। आपको पुनः आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम का मतलब होता है कि 18 वर्ष से अगर कोई कम होगा लड़का तो वो शादी नहीं कर सकता है। अगर 16 वर्ष की लड़की कम होगी तो शादी नहीं कर सकती है। इतनी तो न्यूनतम उनकी होनी चाहिए, है ना। आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि न्यूनतम की बात यहाँ पर की गई है, 16 वर्ष से कम उम्र और 18 साल से कम उम्र का लड़का। तो यहीं से एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोग इन नोट्स को वाकई में खरीदना चाहते हो, वाकई में अपनी अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यह नोट्स आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे, क्योंकि कंप्लीट आपको यहाँ पर बेहतरीन ढंग से आपको देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है ताकि हर चीज आप लोग समझ पाओ, कोई भी चीज आपसे छूटे ना, है ना। और जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया नोट्स में, यही वाला जनवरी 2024 का क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी कि सभी वर्षों के क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐड किए हुए मिल जाएंगे। बहुत कम प्राइस में आपको नोट्स मिलेगा। फटाक से आप लोग व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके फटाक से ले सकते हो PDF में, है ना। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिलने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले? सही विकल्प का चुनाव करें। सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं जो कि वर्तमान में पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ती हैं, वहां पर सबसे पहले गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त हुए थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ लो नोट्स के जरिए। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां 8000 वर्ष पहले स्त्री व पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसल को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवर को भी पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। तो जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में जो लोग रहते थे, वहां के जो स्त्री व पुरुष थे, उन्होंने सबसे पहले गेहूं को उपजाया और जौ को उपजाया। एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? गेहूं और जौ ही पूछा है। क्या पूछा है? गेहूं और जौ ही पूछा है। इसलिए सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आप लोगों ने यहां पर देखा नोट्स आपके लिए कितने फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को कैसे उड़ाती है? पवन कैसे बहती है? आपसे यहां पर पूछा है पवन कैसे बहती है। पवन हमेशा ही उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। अगर आपसे कोई पूछे पवन कैसी बहती है, पवन हमेशा ही उच्च से निम्न की ओर बहती है ना। उच्च से तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन हमेशा ही बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत चेंज करके बार बार एग्जाम में दे दिया जाता है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु या पवन बहती है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि आपको क्या समझना है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, इसे पवन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया करता है, ठीक है ना। तो पवनें आपकी कुल प्रकार की होती हैं, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। सही दिया गया है। 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए हुआ था, हरियाणा हरियाणवी व हिंदी बोलने वालों के लिए हुआ था। दोनों बातें आपकी सही हैं, दोनों यहाँ पर आपके कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, परंतु सही व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि ये चीजें आपकी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मराठी और गुजराती की बात की गई है और नीचे पंजाबी और हरियाणवी की बात की गई है ना। तो ये दोनों आपसे संबंधित नहीं रहेंगी, लेकिन दोनों बातें यहाँ पर सही रहेंगी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन या वायु इत्यादि के द्वारा फैलती हैं उन्हें संचारणीय बीमारियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दोनों सही हो जाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी दोस्तों, आपको पता होगा 1765 में बंगाल का जो राजस्व जो आपका संपूर्ण था वो अंग्रेजों को यहाँ पर दे दिया गया था, है ना। तो उसी कारण उसका परिणाम सामने निकल के आया 5 सालों के बाद। बंगाल में एक ऐसा भयानक अकाल देखने को मिला जिसमें 1/3 आबादी आपकी समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। यहीं से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण नोट्स रहने वाला है। क्वेश्चन अभी आपको जो मैंने कराया यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, नोट्स में समाहित किया गया क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको कराना चाहूँ 1-2 क्वेश्चन और आप लोग देख सकते हो। 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ खोला गया था? हुगली नदी के किनारे यानी कि बंगाल में खोला गया था। स्थायी बंदोबस्त से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, है ना। स्थायी बंदोबस्त हो गया, महलवाड़ी बंदोबस्त हो गया और रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो गया, है ना। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगी जो कि एग्जाम में आया था। राजस्व वसूली व्यवस्था महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी, सही हो जाएगा। गांव के मुखिया को जिम्मेदारी इसमें दी गई थी, ये भी सही हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना। चलिए आ जाते हैं आगे। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो जो कि कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए आखिर सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधन को हम लोगों को बचाना है ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों का उपभोग कर सके। संसाधनों की खपत को घटाना चाहिए, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। सही दिया गया। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करेंगे तो संसाधन आपके जल्दी समाप्त होंगे, तब पीढ़ी कहाँ से उपभोग कर पाएगी? हम लोग पहले ही खत्म कर देंगे। तो यह बात आपकी गलत यहाँ पर हो जाती है। बी जिन जिन में उसको आप लोग यहाँ से हटाओगे, है ना, हटा दोगे, बचेगा आपका सेकेंड वाला जो कि राइट आंसर हो जाएगा ACD। संसाधनों का पुनः चक्रण करना चाहिए, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यह बेसिन किस क्षेत्र में स्थित है? तो बेसिन उपोष्ण में स्थित है, तो ये बात सही हो जाएगी। और यहाँ की जलवायु जो है वो मुख्यतः मानसूनी है, ये भी सही बात हो जाएगी। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, चाप झीलें पाई जाती हैं, है ना।
और मैंग्रोव वनों से भी घिरा हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। BCD इस क्वेश्चन का सबसे उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा VCD। VCD यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आखिर है क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, ठीक है ना। तो यह बेसिन जो आपका है उपोष्ण 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। तो पहली विशेषता आपको पता हो गई कि यह उपोष्ण में स्थित है, 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन में भी दिया था, क्या दिया था, उपोष्ण में स्थित है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं, है ना, और अनेक स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। कैसी जलवायु है दोस्तों, मानसूनी। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मानसूनी जलवायु है यहाँ की, और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या जो रहती है वो बहुत कम रहती है, बल्कि जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में अधिक यहाँ पर निवास करती है। और धान यहाँ की मुख्य फसल है, लोग धान को अधिक से अधिक उगाते हैं, और अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा भी यहाँ पर उगाया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये वाला क्षेत्र आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का मैदान कहा जाता है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। और यहाँ पर कैसे वृक्ष आपके पाए जाते हैं, सागवान हो गया, साखू हो गया, पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। और बांस जो होते हैं, बांस के झुरमुट भी पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो आपके उत्तराखंड और सिक्किम वाले इलाके हैं वहाँ की जलवायु आपकी ठंडी है, और तीव्र ढालों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं। और एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र मैदान में भी पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर तथा घड़ियाल भी पाए जाते हैं। और जलीय जीव की बात करूं, रोहू, कतला, हिल्सा मछली भी आपकी पाई जाती है दोस्तों, किसमें, गंगा ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। इतनी सारी आपको विशेषताएं यहाँ पर बताई है ना। तो 3 विशेषताएं यहाँ पर मुख्य तौर पर आपकी पाई जाती हैं। VCD इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्यों करते हैं। यह दोस्तों इसलिए करते हैं, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह प्राप्त करते हैं। आप लोग एक चित्र की सहायता से यहाँ पर समझ लेना। यह रही अपनी प्यारी ग्लोब, है ना, पृथ्वी आप कह सकते हो। बीच वाली रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। ऊपर की रेखा को करक बोलते हैं, जो कि 23.5 उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। और इस वाली रेखा को मकर कहते हैं, इसका विमान 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध होता है। कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहीं पर सीधी पड़ती हैं, है ना, यहीं पर सीधी पड़ती हैं। वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। 4th वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं बात कर लूं शीतोष्ण कटिबंध की, शीतोष्ण जब होता है तब सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। जब बिल्कुल शीत कटिबंध होता है तब सूर्य की किरणें थिजित पड़ती हैं, यानी कि क्षितिज। थिजित का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। उस क्षेत्र में बिल्कुल ठंड रहती है, बर्फ जमी रहती है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए, उसको शीत कटिबंध बोलते हैं। और शीतोष्ण में सूर्य की किरणें आपकी थोड़ी बहुत तिरछी पड़ती हैं। बल्कि जो उष्ण कटिबंध होता है, भयानक गर्मी होती है, वहां पर सूर्य हमेशा ही चमकता रहता है, एक बार में वर्ष में ठीक सिर के ऊपर होता है। तो तीनों चीजें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करा दी। आप लोग नोट्स में भी देख सकते हो पृथ्वी के ताप कटिबंध। एक तो उष्ण कटिबंध होता है, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद मैं बात कर लूं शीतोष्ण कटिबंध की। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्यों मध्यम रहता है, यहाँ पर आप लोग पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो। क्यों दोस्तों मध्यम यहाँ पर रहता है,
क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो तिरछी किरणें पड़ती हैं। तिरछी किरणें पड़ने के कारण, तिरछी किरणें पड़ने के कारण मध्यम तापमान इस क्षेत्र का रहता है। वहीं मैं बात कर लूं अगर शीत कटिबंध की, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें क्षितिज पड़ती हैं, क्षितिज पड़ती हैं, यानी कि ऊपर कभी भी नहीं आ पाती हैं, ऊपर कभी भी नहीं आ पाती हैं। इसलिए आप लोग पॉइंट को ऐड भी यहां पर कर सकते हो, ऊपर कभी भी नहीं आ पाती हैं इसलिए, ठीक है ना। जिन जिन लोगों ने नोट्स ले लिए वो एक दो पॉइंट ऐड अपनी तरफ से यहाँ पर कर सकते हैं, जो अभी आपको यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पर जस्ट अभी कराया। उसके बाद देखो आप लोग सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा होता है, कर्क और मकर रेखा के बीच होता है, बार बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उष्ण कटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, क्योंकि वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है ना। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये बातें आपकी दोनों सही हैं, परंतु सही व्याख्या नहीं करती हैं, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन इस टॉपिक से बार बार आए हुए हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दूं 9696400597, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करना नोट्स लेने के लिए। मिनिमम प्राइस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि नोट्स आपके लिए फायदेमंद रहेंगे तैयारी करने के लिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा, अब मैं आपको सुपर फास्ट कराता हूँ। कथन को यहाँ पर ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, नहीं आर्य से नहीं था, ये तो आपके ब्रह्म समाज से प्रेरित था। किससे? ब्रह्म समाज से प्रेरित था, तो गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आपका कौन सा? ए सही है, वी गलत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कुछ इस प्रकार से, कथन को पढ़ें। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था, सही बात है। और इसने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के 3 पार्ट किए थे। पहला था हिंदू, दूसरा था दोस्तों मुस्लिम, और तीसरा था ब्रिटिश। 3 पार्ट इसके थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश भारत, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत, है ना। और यहाँ पर लिखा प्राचीन, मध्य, आधुनिक, इसलिए आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा। पहला वाला सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए सही है और वी गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़िए। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं, तो सही दिया गया है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलकर करते हैं, ये भी सही कथन दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका दोनों कैसे दिए गए हैं? दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, परंतु सही व्याख्या नहीं करते हैं आपकी। थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो जनजातीय लोग होते हैं उनकी जो संस्कृतियां और परंपराएं होती हैं, उनकी भाषा होते हैं या संगीत होते हैं, उनके सबसे अलग होते हैं, यानी कि विशिष्ट होते हैं और उनका समृद्ध होती हैं। यहाँ पर बात की गई है सांस्कृतिक परंपराओं की, और नीचे बात की गई है उनके रहन सहन की या जमीन जंगल की या घास के मैदान की, उनसे बात की गई है। सांस्कृतिक परंपराएं और जमीन जंगल ये दोनों बातें आपकी अलग अलग होती हैं, इसलिए सही तो दोनों हो जाएंगे परंतु सही व्याख्या नहीं करेंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत धार्मिक समानता के कारण, भाषाई समानता के कारण, समान भोजन के कारण कहा जाता है। तो बी सी डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वी सी डी यानी कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में सही कथन के बारे में आपको नहीं वाला कथन बताना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में नहीं, यानी कि गलत वाला आपको कथन बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा। ठीक है ना। के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, सही दिया गया है। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना की गई थी, सही दिया गया है। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना की गई थी, यह भी सही यहाँ पर दिया गया है। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इनकी स्थापना की, ये बात यहाँ पर कैसी दी गई है, ये बात यहाँ पर आपकी 1 मिनट, ये आपकी ये भी सही दी गई है। आपको बताना क्या है, नहीं वाला बताना है, यानी कि गलत बताना है। पहला आपका सही हो जाएगा, भगत सिंह ने इनकी स्थापना की, सही हो जाएगा। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापना हुई थी। 1928 नहीं, डबल बार हो गया ना 1928, तो फोर्थ वाला यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। 1928 में पंजाब में आपकी ये बाद में हुई थी, उसका सन आपका यहाँ पर 1928 नहीं है, बल्कि इससे यहाँ पर कुछ अलग है ना। तो फोर्थ वाला आपका गलत यहाँ पर दिया गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या चीज किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है तो उसकी उपयोगिता बनाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगी, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। पहला यहाँ पर कैसा दिया गया है, पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद उसके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में चलते रहे। आगरा में उसने क्या बनवाया था, आगरा में उसने ताजमहल और दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था। दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी यहाँ पर उसकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अभिकथन और कारण वाला। राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी, सही दिया गया है। कब की थी, 1822 में इसकी शुरुआत उसने की थी। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। ठीक है ना। कारण यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपके दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, लेकिन सही व्याख्या नहीं होगी। क्यों सही व्याख्या नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी, है ना, शुरुआत की थी। वहां पर शुरुआत की बात की गई है, यहाँ पर जिम्मेदारी की बात की गई है। जिम्मेदारी गांव को प्रधान को दी गई थी, इसलिए दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, है ना, सही हो जाएंगी। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और अगर मैं पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर की बात करूं, हूबहू कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, वहां पर आयोग ने इसका आंसर दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं कुछ इस प्रकार से माना था, है ना। तो आयोग ने इस बार इस क्वेश्चन का जो आंसर माना है वो थर्ड वाला माना है। कई लोग इसका दोनों सही या सही व्याख्या भी मान सकते हैं, है ना, ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लो, प्रूफ के तौर पर आप लोग क्लियर हो जाओगे। महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में या बंदोबस्त के बारे में 1822 में शुरू किया गया था। इस व्यवस्था को बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए होल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था, है ना, लागू इसको किया था दोस्तों। और इसमें जिम्मेदारी किसको दी गई थी, राजस्व वसूलने की, राजस्व इकट्ठा करने की और कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दी गई थी, है ना। तो यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पर और एक दो और बंदोबस्त हैं आपके, जैसे स्थायी बंदोबस्त है, 1793 में शुरू हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसमें जिम्मेदारी दी गई थी राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी, यही कर वसूला करते थे। उसके बाद मैं बात कर लूं, एक और व्यवस्था आपकी थी जिसको रैयतवारी व्यवस्था के नाम से जानते, दक्षिण भारत में शुरू की गई थी। थॉमस मुनरो ने इसको शुरू किया था। रीड और मुनरो, इन दो व्यक्तियों का इसमें नाम आता है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाना चाहूँ, आप लोग देख सकते हो, है ना, इस प्रकार से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो
तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और आगे के आपके क्वेश्चन की। तो आपको मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया था। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यहाँ लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं अमेरिका जैसे देश में तो लोग करते हैं। प्रेयरी अमेरिका में ही पड़ता है। पहला तो गलत हो गया, नहीं यहाँ पर लिख दिया गया। ए जिन में उसको सबसे पहले हटाओगे आप। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, सही बात है, परिश्रमी होंगे ही होंगे। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, सही है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो आपके बी सी तो आपके सही हो जाएंगे, है ना। वी और सी इस यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। बी सी, वर्षा की कमी नहीं यहाँ पर पाई जाती है। बी सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। वी सी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जो कि यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, ग्लोब पर खींची गई अक्षांश व देशांतर ये रेखाएं किस उद्देश्य के लिए खींची जाती हैं। तो यह पृथ्वी पर स्थान ढूंढने के लिए खींची जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी बल जो है ना, ग्रेविटी फोर्स इसको बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, यहाँ पर कहता है रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं, सही दिया गया है। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा। यहाँ पर कहता है भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कि जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कारक का चयन करना है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान नहीं, भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान तो आपका सही हो जाएगा। निम्न तापमान निम्न वर्षा गलत हो जाएगा। भारी वर्षा आर्द्रता की आवश्यकता होती है, सी आपका गलत है। सी जिन में उसको सबसे पहले आपको हटा देना है। बचेगा आपका थर्ड वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट जवाब आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या प्रदर्शन सबसे अच्छा तरीका है ना। क्या दोस्तों प्रदर्शन जो किया जाता है वह सबसे अच्छा तरीका है? जी हाँ, प्रदर्शन ही आपका सबसे अच्छा तरीका है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी के हैं, कुछ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कहता है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, सही है। इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध भी पाया जाता है, सही है। यहाँ पर आपके दोनों सही व्याख्या करते हैं और सही व्याख्या नहीं करते हैं। दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोनों आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों राइट आंसर आपके हो जाएंगे। यहाँ पर 63 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहता है लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही चुनाव क्यों होते हैं? सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए होते हैं, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक वाद विवाद जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। यह एक प्रथागत प्रक्रिया, ये गलत है, प्रथागत थोड़ी ना है। डी हटाओ, ABC लाओ, यानी कि ABC इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा, जो कि यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, निम्न में से कौन सा स्रोत के बारे में सही है? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, ये सही हो सकता है आपका। वस्तुनिष्ठ तो आपका गलत होगा, ऑब्जेक्टिव ये गलत होगा। सी जिन में उसको सबसे पहले आपको हटा देना है, हट गए। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। डी तो आपका सही होगा ही होगा, इसमें डी नहीं है, हटाओ। इसमें भी डी नहीं, हटाओ। इसमें डी है, तो AD इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला वाला और अंतिम वाला। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। कोई ऐतिहासिक प्रकृति का होता है, कोई नहीं होता है, सभी थोड़ी ना होते, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए AD यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे।
जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहता है। अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित पर केंद्रित होती, सही है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों को भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। इतना तो ठीक था, इतने ने काम बिगाड़ दिया, है ना, गलत हो गया आपका। पहले से नहीं करनी पड़ती है, ये गलत बात है, पहली सही हो जाएगी। केवल क्या होगा यहाँ पर, केवल ए सही है, यानी कि फोर्थ वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर कहता है एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। लोकतंत्र का विकास करने के लिए जनता सतर्क और सजग होनी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा। यहाँ पर कहता है राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित आकलन प्रश्नों पर विचार करें। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? यह कैसा आकलन है? यह आपका संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है। पहला वाला, प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? ये एक तथ्यात्मक ज्ञान का जांच करता है ना। तो सेकंड राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहा, जो कि यहाँ पर कहता क्या है, ध्यान से आप लोग समझो। यहाँ पर कहता है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित में से प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? सही हो जाएगा। क्या यह किसी मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से? ये गलत है। बी तो आपका गलत है ही है, बी हटा दो, हट गया, बचेगा थर्ड वाला, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा? ट्री चार्ट यानी कि वंशावली दिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है आपका, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां, सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम सचित्र दिखाने के लिए, है ना। तो थर्ड वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ये विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। अंक आधारित तो आपका गलत होता है ना, गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अभिन्न अंग सही है। सर्वांगीण विकास केंद्रित सही है। शैक्षिक पहलुओं का आकलन करता सही है। ए आपका सही नहीं होगा, नहीं वाला आपसे पूछा है ना, तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा, जो कि यहाँ पर कहता क्या है, ध्यान से आप लोग समझना। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो हाशियाकृत समूह, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वही आपको यहाँ पर बताना है। तो समानता का अधिकार सही हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हो जाएगा, है ना, क्योंकि गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, इसलिए समानता का अधिकार तो होना ही चाहिए। ए तो आपका होना ही चाहिए। इसमें ए था नहीं, इसमें भी था नहीं ए, है ना, इसमें था और इसमें था। तो इसमें से आपका जो सेकेंड रहेगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी स्वतंत्रता का अधिकार तो गलत यहाँ पर हो जाएगा, है ना, क्योंकि गरिमामय और समानता का पूछा है। तो आपके ए बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए और वी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? तो विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, अलग से नहीं आते हैं, और कई बार पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके रिपीट होते जाते हैं, ठीक है ना। 73 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित नक्शा बनाना एक कौशल आधारित बात है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 74, यहाँ पर कहता है, क्या कहता है,
भारतीय संविधान धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, क्या अनुमान लगाता है? यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। अवसरों की गारंटी कोई नहीं प्रदान करता है। डी तो आपका गलत होगा ही होगा। बचेगा आपका ABC, जो कि राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ABC राइट आंसर हो जाएगा। डी गलत है। ऐसे क्वेश्चन में आप गलत कथन की पहचान कर लो तो आप लोग क्वेश्चन को कर सकोगे, है ना। डी गलत था, इसलिए सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया था। ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कहता है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय या बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना, जिसकी वजह है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय न्यायपालिका पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना। ना ही कार्यपालिका, ना ही संसद, ना ही आपके राज्यसभा, ना ही लोकसभा, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है न्यायपालिका को। यह एक स्वतंत्र है आपकी भारत में न्यायपालिका, है ना।